नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 4 का भाग 8 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो टॉपिक आता है अस्मिता मूलक विमर्श। तो इसके अंतर्गत हम जिन टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो हैं दलित अस्मिता मूलक, स्त्री अस्मिता मूलक और आदिवासी एवं अल्पसंख्यक अस्मिता मूलक विमर्श। इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं यूजीसी नेट हिंदी से संबंधित तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अंजलि जी गुड इवनिंग। तो उनसे संबंधित आपको पीडीएफ अगर चाहिए है तो वो आपको टेलीग्राम में और व्हाट्सएप पे प्राप्त हो जाती है। और क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यूजीसी नेट हिंदी नाम से एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपके सभी क्लासेस से संबंधित वीडियो होंगे क्रमबद्ध तरीके से, जो आपका सिलेबस है। तो ये आज इकाई 4 समाप्त हो जाएगी। इसका लास्ट टॉपिक है अस्मिता मूलक विमर्श। तो चलिए आज इसको शुरुआत करते हैं। तो जब आपको पीडीएफ प्राप्त होगी तो आपको इस तरह से वहाँ पे लिंक मिलते हैं। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत उसी प्लेलिस्ट पर पहुँचा देंगे ये, तो आपको कहीं सर्च करने की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अस्मिता मूलक विमर्श। तो सबसे पहले हम समझेंगे अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं अध्ययन। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे दलित अस्मिता मूलक विमर्श, स्त्री अस्मिता मूलक विमर्श और आदिवासी अस्मिता मूलक विमर्श, और इसके बाद अल्पसंख्यक अस्मिता मूलक विमर्श। तो हमें समझना पड़ेगा कि अस्मिता क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो अस्मिता से अभिप्राय है कि अपनी पहचान, अपने अस्तित्व और अपने अधिकारों की मांग से। तो मेन चीज़ ये होगी कि अपनी पहचान जो है इन लोगों की, चाहे दलित हो, स्त्री या आदिवासी अल्पसंख्यक, तो किसी न किसी रूप में वर्तमान जो उनकी स्थिति है समाज में वो सामान्य नहीं है, उनको किसी तरह से दबाया जाता है। तो वो अपने अस्तित्व की मांग कर रहे हैं और अपने अस्तित्व की जो लड़ाई कर रहे हैं, तो उनके बारे में हमारे साहित्य में चर्चा जब की जाती है तो वही अस्मिता मूलक साहित्य हो जाता है। तो अस्मिता का अर्थ भी सेम वही है जो शाब्दिक अर्थ से ही समझे। तो अस्मिता मूलक विमर्श का तात्पर्य क्या है। तो वैसे तो मैंने सामान्य अर्थ में आपको बता दिया है, फिर भी देख लेते हैं कि भारत में जाति, लिंग, संख्या के आधार पर भेदभाव होता आया है और इस स्थिति के कारण समाज में विषमता विद्यमान हो गई है, जिसके चलते वर्तमान समय में दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी अपने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलन किए हैं और जब साहित्य में इसकी चर्चा होती है तो वही कहलाता है अस्मिता मूलक विमर्श। तो ये सभी जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है सभी ने, उनके बारे में जब हमारे इसमें साहित्य में चर्चा की जा रही है, जो रचनाएं लिखी जा रही हैं, वही अस्मिता मूलक विमर्श कहलाई हैं। तो हम समझ लेते हैं दलित अस्मिता मूलक विमर्श से क्या अर्थ है। तो वैसे तो भक्ति काल से साहित्य में अस्मिता का प्रारंभ हो गया था, दलित अस्मिता का प्रारंभ हो गया था। तो दलित अस्मिता मूलक पहले हम चर्चा करेंगे। तो भारत में हजारों वर्षों से जाति व्यवस्था व्याप्त है, हम सभी जानते हैं, और जिसके कारण से बहुत सी असमानताएं हैं, चाहे उनको समाज में नीचे दिखाए जाने का हो या फिर सामाजिक, राजनीतिक, सभी उनके जो अधिकार हैं उनका हनन किया जाता है। तो जो उनके बीच जो असमानता है तो उसको शिक्षा के माध्यम से ही खत्म किया जा सकता है। तो दलितों ने अपनी अस्मिता पर जो सवाल खड़े किए वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद खड़े किए हैं, और उन अधिकारों की लड़ाई वो अभी तक लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें वो दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है। पहले से स्थिति सुधरी है लेकिन अभी भी वो उस तरह का दर्जा प्राप्त उन्हें नहीं हो पाया है। तो वो जो उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों की लड़ाई है और उन्होंने जो अपने सवाल किए हैं वो अपनी शिक्षा के आधार पर ही उनको अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं कि हमें इस तरह से क्यों समझा जाता है, अलग क्यों समझा जाता है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी उनकी जो स्थिति सुधरनी चाहिए थी वो नहीं सुधर रही है दलितों की। तो दलित साहित्यकार और लेखक जो हुए हैं उन्होंने अपनी रचनाएं इसी आधार पर लिखी हैं। तो जैसे हमारे सिलेबस में इनको इसलिए शामिल किया जाता है कि किस किस क्या क्या सामाजिक स्थिति किस प्रकार की है और
आगे हो सकता है आप में से कई ऐसे हों जो रचनाकार हों, साहित्यकार हों, तो उन्हें ये समझना, इन टॉपिक पर भी वो चाहे तो लिख सकते हैं। चाहे क्या, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए टॉपिक जो हैं महत्वपूर्ण, अगर आपको इन लगते हैं तो आप इन पर लिखें कुछ ज़रूर। तो इसी प्रकार से जो साहित्यकार थे उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा दलित अस्मिता के बारे में सवाल खड़े किए हैं। तो जिसमें आएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिवराज सिंह बेचैन, तुलसीराम, ये बहुत प्रसिद्ध दलित साहित्यकार हैं तुलसीराम। तो इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, दलित अस्मिता मूलक विमर्श को समझाने की कोशिश की है हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं द्वारा। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी जूठन, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। मेरा बचपन लिखा है, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, ये शिवराज सिंह बेचैन जी की रचना है। मुर्दहिया, ये बहुत फेमस है, हमारे सिलेबस में भी है। तो मुर्दहिया तुलसीराम जी की रचना है। तो इसमें इन्होंने अपनी आत्मकथाएं हैं और इन्होंने अपने पूरे दलित जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला है, उसको उसमें वर्णन किया है कि किस तरह से उनका समाज में उन्हें किस किस स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो उन सभी पर आप भी चाहें तो विचार विमर्श कर सकते हैं, अपनी रचनाएं लिख सकते हैं। तो यही मुख्य रूप से अस्मिता मूलक विमर्श है, दलित अस्मिता मूलक विमर्श है। तो इनकी कृतियां दलितों के जीवन की विडंबना और संघर्ष को दिखाती हैं। चाहे अपना गांव कहानी एक है, और मोहनदास नैमिषारण्य राय जी की रचना है ये। ठाकुर का कुआं कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। नोबार जयप्रकाश करदम जी की है। शिकंजे का दर्द आत्मकथा है सुशीला जी की। तो ये सभी रचनाएं दलित मुक्ति संघर्ष आंदोलन की आंतरिक वेदना और दलितों की अस्मिता को पाठकों से रूबरू कराने वाली रचनाएं हैं। तो मुख्य रूप से हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि दलितों की जो स्थिति है उससे रूबरू कराना और उन्हें चेतना रूपी स्वर देने का प्रयास हमारे समाज में जो लेखक हुए हैं वो एक समाज सुधारक का कार्य कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के लेखक भी उन्होंने किया है कार्य, जो कि अपनी रचनाओं के माध्यम से जागृत करने का, अपनी अस्मिता पर सवाल भी उठाए हैं कि क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, अपने लिए न्याय की मांग भी की है तो अपनी रचनाओं द्वारा। तो मुख्य उद्देश्य उनका यही है। और अब देख लेते हैं स्त्री अस्मिता मूलक विमर्श। तो सभी जानते होंगे स्त्री पूरे विश्व की जनसंख्या का आधा भाग है और जो संसार पर उतना ही अधिकार रखती है जितना पुरुष पर, और भारत में तो उनको देवी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन ये सभी जो चीज़ें हैं, बातें हैं, वो सिर्फ किताबी बातें हैं, क्योंकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्त्रियों को इतना महान समझा जाता है भारत में। तो स्त्री हजारों वर्षों से शोषण व दमन सहती ही आ रही है और वर्तमान में भी ये स्थिति बनी हुई है। भारत ही नहीं, सभी देशों की बात करें तो दार्शनिक जो है उनका मानना यह है कि किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की स्त्रियों की प्रगति से जोड़कर ही देखी जाती है। लेकिन भारत में जो स्थिति है वो, वहाँ पर स्त्रियाँ अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और क्योंकि उनकी कोई स्वयं की कोई पहचान नहीं है, तो उनकी जब अस्मिता जब तभी समझ जाती है, उन्हें पहचान तभी मिलती है जब वो पुरुष के साथ जुड़ जाती हैं। तो स्त्रियों ने जो अन्याय सहे हैं, जो प्रथाएं सही हैं, जैसे कि सती प्रथा हुई, देवदासी प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या, बालिका विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, और इस तरह से न जाने कितने उन्होंने अत्याचार सही होंगे, कितनी प्रथाएं, कुरीतियां सही होंगी, सामाजिक कुरीतियां हैं जो जिनसे महिलाओं का शोषण होता रहा है। तो इन सभी परिस्थितियों का प्रतिकार करते हुए वो अपनी अस्मिता की बात करती हैं। तो जब उनकी यही जो चर्चा है, जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तो इन सभी स्थितियों को जब साहित्य में उसका वर्णन किया जाता है तो वही स्त्री अस्मिता मूलक विमर्श होता है। तो हिंदी साहित्य में भी स्त्री अस्मिता की बात होती है। आज से लगभग 125 वर्षों पहले श्रीधाराम फुल्लोरी जी ने अपना उपन्यास लिखा था भाग्यवती। तो उसमें वर्तमान समय में इस साहित्य में स्त्री अस्मिता को चित्रित किया था कि उस समय किस तरह की स्थिति है समाज में स्त्रियों की। और चाहे प्रेमचंद हो, भगवती शरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी, तो इन सभी ने स्त्री अस्मिता को लेकर सवाल खड़े किए हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, और वो स्त्रियों की तत्कालीन परिस्थिति पर ही अपनी रचना उजागर करते रहे हैं। और हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं। आप में से कई ने वो पढ़ी भी होंगी।
तो जिनमें से पाठकों को स्त्री अस्मिता और स्त्री विमर्श क्या है इसका हमें ज्ञान हो जाता है, सभी को ही ज्ञान हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो एक रचना थी कि परिधि पर, तो ये रचना है परिधि पर स्त्री की मृणाल पांडे जी की रचना है, जिसमें स्त्री की अस्मिता को उजागर किया गया है। दुर्ग द्वार पर दस्तक कात्यायनी जी की रचना है। स्त्री का समय क्षमा शर्मा जी की रचना है। तो ये इस तरह की रचनाएं लिखकर स्त्री की जो व्यवस्था है, उसकी जो स्थिति है वर्तमान समय में, उस पर जिस तरह के अत्याचार या जो भी स्थिति बनी हुई वर्तमान की स्थिति, या किस प्रकार से वो दमन सहती हैं, उन सभी का वर्णन किया गया है। तो यही है स्त्री अस्मिता मूलक विमर्श। तो अब बात करते हैं आदिवासी अस्मिता मूलक विमर्श। तो आदिवासियों का भी आप जानते ही होंगे, हजारों सालों से वो जंगल में रह रहे हैं और वो मुख्य धारा से कभी जुड़ ही नहीं पाए हैं। तो उनकी स्थिति जैसी हजारों साल पहले थी, वर्तमान में भी उनकी स्थिति सेम वही बनी हुई है। और देश के विकास क्षेत्र में भी आदिवासियों की भूमिका को स्वीकार नहीं किया जाता। यहाँ तक कि उन्होंने कई सारे आंदोलनों में भाग लिया है, लेकिन उनको वो भी नहीं उनका स्वीकार किया गया, ना उनको आगे कभी उनका चर्चा की गई। तो कुछ वर्षों में जो बहुत सारे आदिवासी हैं वो शहरों की तरफ वैसे तो पलायन उन्होंने किया है, मजदूरी के लिए किया है। अपने क्षेत्र में जो बहुत से कार्य कर रहे थे वो बाहर की तरफ निकले हैं, शहरों की तरफ आए हैं और वहाँ के विकास में योगदान दिया है। मंजली जी गुड इवनिंग। और लेकिन फिर भी आदिवासी जो हैं उनकी स्थिति ये है कि वहाँ पे बहुत सारे जहाँ वो लोग रहते हैं तो उन्हें अपनी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, जबरन उनकी ज़मीन को छीना जाता है और उस ज़मीन को पूंजीपतियों को सौंपा जाता है। तो जब उन्होंने ज़मीन की रक्षा के लिए बात की आदिवासियों ने, तो उन्हें अपने हथियार भी उठाने पड़े, तो उनको नक्सली कह दिया गया। और यहाँ तक कि जो मीडिया है और उन सभी ने भी आदिवासियों की केवल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही दिखाई है। तो वही बात जो है आज़ादी की लड़ाई में भी उनके द्वारा कई सारे कार्य किए गए हैं और जिनको भी उनका देश के योगदान में उनको स्वीकार किया ही नहीं गया। तो उन्होंने बहुत सारे योगदान भी दिए थे, जैसे पहाड़िया विद्रोह हुआ या नागरानी संघर्ष हुआ। तो इन सभी में उन्होंने योगदान दिया है देश की आज़ादी की लड़ाई में। लेकिन इनको भी हम देखें तो कहीं उनका वर्णन नहीं किया जाता है, हमेशा हाशिए पर ही रखा जाता है। आदिवासियों को उनको कहीं मुख्य धारा से जुड़ने का मौका दिया ही नहीं गया है। तो ये जो ना किसी पत्रिकाओं में स्थान दिया गया, ना पुस्तकों में, बल्कि उनको जब वो अपने लिए हक की बात करते हैं तो उनको नक्सलवादी कह दिया गया है। यहाँ तक कि हाँ, वो तरीका उनका थोड़ा सा उग्र हो गया। तो हजारों सालों से शोषण झेल रहे थे, संघर्ष झेल रहे थे। तो वर्तमान में उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी अस्मिता के सवाल रखे। तो अस्मिता, जो आदिवासी अस्तित्व है या अस्मिता के संकट को देखते हुए ही जो हमारे साहित्यकार हुए हैं हिंदी साहित्य में, उन्होंने उन पर रचनाएं लिखी हैं। तो उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने अस्मिता, जो आदिवासियों की अस्मिता थी, आदिवासियों का जो पहचान अस्तित्व है, उनको अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर किया है। तो जैसे उनमें एक रचना थी कब तक पुकारूं, जो कि रांगे राघव जी की है, देवेंद्र सत्यार्थी जी की है, रथ के पहिए। तो ये सब जो रचनाएं हुई हैं, इन्होंने ही आदिवासियों की सामाजिक राजनीतिक प्रतिरोध को दर्शाया है, उनकी स्थिति को दर्शाया है। तो इसी जब हमारे साहित्य में आदिवासियों की स्थिति का वर्णन होता है, उनकी जो दुर्दशा है या दशा जो भी कहें, जो भी स्थिति है, हालांकि उनका वर्णन जब किया जाता है हमारे साहित्य में, तो उसको ही आदिवासी अस्मिता मूलक विमर्श कहा जाता है। और अल्पसंख्यक अस्मिता मूलक विमर्श भी सेम वही है कि अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है उसका ही वर्णन किया जाता है। जैसे अल्पसंख्यक विमर्श अल्पसंख्यक वर्ग की ज्वलंत समस्याओं को उठाता है और बहुसंख्यकों की अपेक्षा संख्या में कम लोगों के साथ साथ भाषाई जो सांस्कृतिक क्षेत्र के अल्पसंख्यक की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक मिनट बात बताती हूँ, भारत में अल्पसंख्यकों को दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो भाषाई और दूसरा धार्मिक। तो आप सभी जानते होंगे कि कई धार्मिक आधार पर उनको बांटा गया है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया भी है, दो प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में उनको भाषाई और धार्मिक रूप से। तो वैसे तो हिंदी साहित्य में शुरुआत तो पहले से ही हो गई थी, जब सरहप्पा जी थे, सबरप्पा, गोरखनाथ, इन सभी ने ही अल्पसंख्यक साहित्य की रचना लिखी है। और भक्ति काल में कबीरदास, जायसी, गुरु गोविंद सिंह हुए,
और आधुनिक युग में राही मासूम रजा हैं, नासिरा शर्मा जी हैं और अनवर सुहेल जी हैं, इन लोगों ने रचनाएं लिखी हैं। तो भारत विभाजन के बाद दंगे जो हुए थे उनमें राही मासूम रजा जी ने अपनी जो रचना लिखी हैं उनको स्थान दिया है अपनी रचनाओं में, और उस समय जो हिंदू मुसलमानों के संबंधों को और अल्पसंख्यकों की स्थिति को उसमें दर्शाया है, अपनी कृति के द्वारा जागृत किया। हमारे सिलेबस में भी बहुत सारी रचनाएं हैं इस आधार पर। तो भारत में जो बौद्धिस्ट हुए, जैन हुए, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये सभी अल्पसंख्यक वर्ग हैं। तो इन सभी की स्थिति का वर्णन जब साहित्य में किया जाता है तो वही अल्पसंख्यक अस्मिता मूलक विमर्श कहलाता है। तो इन्हीं को अल्पसंख्यक वर्गों में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि सबसे अधिक प्रश्न मुसलमानों की अस्मिता पर ही उठते हैं। तो अल्पसंख्यकों के हितों को देखते हुए सभी विद्वानों का ये मत था कि उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना चाहिए और उसको जोड़ने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, वही महत्वपूर्ण साधन है। तो भारत आप सभी जानते होंगे एक सेक्युलर राष्ट्र है और यहाँ सभी धर्मों के लोगों को संवैधानिक समानता प्राप्त हुई है, लेकिन ये स्थिति जो है अल्पसंख्यकों की वो एक अलग ही है। उसमें जो अलग अलग तरह के हमें पहलू देखने को मिल जाते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग में जीवन के प्रति जो वो पहलू देखते हैं वो कुछ निम्नलिखित है कि एक तो उनमें असुरक्षा की भावना है, पहचान का संकट है, संस्कृत के विलय का भय है और राष्ट्रीयता पर संदेह होता है। आतंकवाद और अल्पसंख्यक उनसे जोड़कर देखा जाता है। जैसे हमने कहा भी मुसलमानों की स्थिति ज़्यादा अधिक उस पर प्रश्न उठते हैं और आर्थिक व शैक्षिक बदहाली है। तो इन सभी विषयों पर जब हमारे साहित्य में चर्चा की जाती है तो वही अल्पसंख्यक अस्मिता मूलक विमर्श कहलाता है। तो इसमें कई सारी रचनाएं वैसे तो लिखी गई हैं। तो ये सभी जो वर्ग थे, चाहे दलित हो या स्त्री हो या आदिवासी या अल्पसंख्यक, तो इन सभी को लेकर जब समाज में जब हमारे साहित्यकारों ने काफ़ी उनका वर्णन किया है, उनकी स्थिति को दर्शाया है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं या फिर उनका किस तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं, उनको जब दर्शाते हैं तो वही हमारे अस्मिता मूलक विमर्श कहलाता है। तो उनको भी समानता मिलनी चाहिए वैसे तो वही धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन उस लेवल का बदलाव नहीं हो रहा है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, अस्मिता मूलक विमर्श। तो सिर्फ समझना था हमें, क्योंकि कई जगह पे आता है कि ये जो रचना जब आप पढ़ें तो अगर आपको कहीं पे दिखता है कि इसमें दलित का चित्रण किया गया है, दलित की स्थिति को दर्शाया गया है, स्त्री की स्थिति को दर्शाया गया है, तो आप समझ सकें कि अस्मिता मूलक इसी को ही अस्मिता मूलक विमर्श की संज्ञा दी गई है। तो ये हमारा इकाई 4 का लास्ट टॉपिक था, अस्मिता मूलक विमर्श। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शुरू कर दें। और अब देखते हैं इकाई 5 शुरू होगा तो लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब तो हमें सिर्फ कविताएं, कहानियां और ये सब उपन्यास वगैरह डिस्कस करने हैं। क्योंकि जो उपन्यास होगा, जो कहानी होगी, तो अब वो चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको भी सुनने में अच्छा लगे। कहानी वगैरह अगर हम डिस्कस करते हैं तो रीतकाल का वैसे तो मैंने जो रीतकाल के संबंध में जो PDF दी थी सिर्फ उनसे पढ़ लें, सिर्फ क्योंकि वो ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो रीतकाल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। जैसे कैसे बताऊँ, क्योंकि मैं तो रचनाएं सारी ही दूंगी, अगर मैंने 1-2 अलग से दे दी तो आप कहेंगे मैंने बताया नहीं था। तो जैसे छत्र प्रकाश रचना है, विरह बारिश किसकी रचना है, इस तरह से रचनाएं पूछी जाएंगी। और जैसे गीत संग्रह के रचनाकार कौन है, या फिर जैसे केशव दास के बारे में रचनाएं पढ़ लें, भिखारी दास हो गए, जसवंत सिंह है, तो इनकी रचनाएं याद कर लें जो महत्वपूर्ण रचनाकार हुए हैं। और उनकी पंक्तियां, वैसे तो कल केवल रचनाएं ही पूछूंगी, पंक्तियां नहीं पूछूंगी कुछ भी। तो जैसे ललित ललाम किसका ग्रंथ है, ऐसे पूछूंगी, बस रचनाएं पूछने वाली हूँ और कुछ नहीं एक्स्ट्रा। बिहारी को पढ़ लें। तो इस तरह से रहीम, केशव, आलम, घनानंद, इनको पढ़ें। केवल स्टार्टिंग के जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं बस उनकी रचनाएं पढ़ें। थोड़े से रचनाकार होते हैं महत्वपूर्ण, ज़्यादा रचनाएं महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे मैंने PDF दी है, रीतकाल से संबंधित 3-4 PDF होंगी, उनको पढ़ लें। टेलीग्राम पर आप अगर ऊपर सर्च करते चले जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में तो आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहाँ पर डिस्कशन भी होता है।
चैनल पर अगर सर्च करें मैजिकल स्टडी पर, आप ऊपर स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी पीडीएफ। तो वो वाली पीडीएफ सारी पढ़ लें, उनसे संबंधित ही पूछूंगी, अलग से नहीं। जैसे श्रृंगार निर्णय किसकी है, रसिक जो रसिकानंद किसकी है, रसराज किसकी है, ये सब रचनाएं पूछूंगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शुरू कर दें। कल से मिलते हैं इकाई 5 में, जो कि हिंदी कविता से संबंधित है। तो इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कविताओं की आती हैं केवल पंक्तियाँ, 1-2 पंक्तियाँ आती है कुछ कविताओं की। ऐसा नहीं है कि महाकाव्य में से बहुत सारा पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं आता। तो उनके साथ साथ उनके रचनाकारों को डिस्कस करेंगे। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि। मंजली जी, धन्यवाद।